जब हम बॉडी को स्टेपल करते हैं, स्टिच करते हैं, कभी कभी वो जुड़ते नहीं आपस में, राइट? तो वहां से लीक हो सकता है। लीक होना खतरनाक नहीं है, बट लीक को पकड़ना पाना खतरनाक हो सकता है। नाउ ब्लीडिंग किसी भी सर्जरी में हो सकती है। अगर आप कान में छेद करेंगे, शेव करते समय कट लग गया तो ब्लीडिंग हो सकती है। दिस इज वाइल सर्जरी, दिस इज ड्यूरिंग द सर्जरी, राइट? आई ऑलवेज से ऐसी जगह कराएं जहां ये एक सर्जरी रूटीन में होती है, और हाई वॉल्यूम सेंटर जो ये रूटीन में होता है। तो क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये डर रहता है कि हम बैरिएट्रिक सर्जरी कराएंगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो, और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या है। जैसे आपने तो अच्छे से समझाया कि एक एड ऑन है, एक सोल्यूशन है, इसमें लॉन्ग टर्म में वेट लॉस किया जा सकता है। लेकिन अगर वेट लॉस के साथ कोई और एक्सटर्नल चीज़ें या फिर कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो जुड़ा है या फिर हो सकता है, या कोई मतलब ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए इस सर्जरी के बाद, वो हमें बताइए। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके साथ कोई एसोसिएटेड माइनर या मेजर साइड इफेक्ट्स ना हो। एनी सर्जरी जो भी हम चीज करेंगे उसके साथ कोई ना कोई साइड इफेक्ट यूजुअली जुड़ा होता है। अब अगर हम बेरियाट्रिक सर्जरी ले लेते हैं तो हम नॉर्मली पेशेंट को 4 चीज जरूर बताते हैं। पहला, ब्लीडिंग। नाउ ब्लीडिंग किसी भी सर्जरी में हो सकती है। अगर आप कान में छेद करेंगे, शेव करते समय कट लग गया तो ब्लीडिंग हो सकती है। दिस इज वाइल सर्जरी, This is during the surgery, right? During the surgery, normally the risk less than 0.5%, right? जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है लीक। जब भी आप, जैसे आप और हम बैठे हुए हैं, राइट? अब अगर हम दोनों के यहाँ पर कट लग जाता है और हम उसको स्टिच कर देते हैं, सो अगर मैं स्टिच कर रहा हूँ, सपोज हम दोनों को स्टिच कर रहे हैं, तो मेरे कंट्रोल में क्या है? टेक्निक, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज मेरे हाथ में है, राइट? बट मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है? टिश्यूज। आपके टिश्यू, आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा और मेरा कैसे रिएक्ट करेगा, डिफरेंट है। उसी प्रकार जब हम बॉडी को स्टेपल करते हैं, स्टिच करते हैं, कभी कभी वो जुड़ते नहीं आपस में, राइट? तो वहां से लीक हो सकता है। लीक होना खतरनाक नहीं है, बट लीक को पकड़ना पाना खतरनाक हो सकता है, राइट? तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप, आई ऑलवेज से ऐसी जगह कराएं जहां ये एक सर्जरी रूटीन में होती है, और हाई वॉल्यूम सेंटर जो ये रूटीन में होता है, तो वहां पर, क्योंकि लीक अगर हुआ उसको पकड़ना और उसको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इनिशियली जब आप लिक्विड डाइट पे होते हैं या सॉफ्ट डाइट पे होते हैं, सो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के चांस होते हैं, प्रोटीन के, विटामिन के। तो इसलिए हम अपने सब पेशेंट्स को बोलते हैं एटलीस्ट फर्स्ट, पहले साल के लिए हम सप्लीमेंट हमेशा करेंगे, फिर 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में, और हर पेशेंट को एटलीस्ट हम लोग कम से कम 10 साल तक फॉलो करते हैं। उनके न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स देखते हैं कि कोई डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही। अगर डेफिशिएंसी आ रही तो हम वो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कंटिन्यू करते हैं। और लॉन्ग टर्म में मैं अपने पेशेंट को एग्जांपल देता हूँ कि बेरियाट्रिक सर्जरी का असर है पियानो बजाना। मैं क्योंकि म्यूजिक में थोड़ा शौक रखता हूँ, इसलिए मैं एग्जांपल म्यूजिक का दे रहा हूँ आपको, कि मेरे पास पैसे हैं और मेरा ड्राइंग रूम बड़ा है, तो मैं पियानो ले आया। अब पियानो खरीदने से मैं पियानिस्ट नहीं बना, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप है पियानो, सो सर्जरी इज द फर्स्ट स्टेप, बट पियानो खरीदने से पियानिस्ट नहीं बना। दूसरा स्टेप है, मुझे एक टीचर चाहिए जो मुझे सिखा सके, उसके लिए मैं हूं। आई विल टीच यू हाउ टू लिव दिस सर्जरी। मैं सिखाऊंगा आपको इस सर्जरी से कैसे जीना है, राइट? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी प्रैक्टिस। अगर मैं तो संडे के संडे आऊंगा आपको सिखाने, आप पूरे दिन उस पर अपने कपड़े सुखाओगे तो फर्नीचर बन जाएगा ना वो पियानो। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको चाहिए कि जो हम बताते हैं वो आपको फॉलो करना है, और वो फॉलो करना बड़ा आसान है। एक फिस्ट, स्मॉल मील्स, फ्रीक्वेंट मील्स, chew it well, eat your proteins, vitamins and exercise। यानी कि थोड़ा खाना, बार बार खाना, खूब चबा के खाना, प्रोटीन्स खाने, विटामिन्स खाने और एक्सरसाइज करना। अगर आप इस रूल को याद रखेंगे तो जिंदगी अच्छी होगी, सुंदर होगी, ब्यूटीफुल होगी, डिजीज फ्री होगी और लॉन्ग। सो सरल तरीके में मेरे ख्याल से इसको ऐसे माना जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर। सो डॉक्टर, ये तो हमने बात की है बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सर्जरी है, तो बहुत से पेशेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं कराना जो नॉर्मल ओबीस होते हैं, या आप बोल सकते हैं ओवरवेट होते हैं। सो जो लोग बैरिएट्रिक सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं उनके लिए और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और इसके अलावा और क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं ओबेसिटी को रिकवर करने के लिए? सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्लास 1 और क्लास 2 में हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहले तो फिर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, एक्सरसाइज, राइट? तो ये तो मेन, ये 4 तो आपको करने ही करने हैं।
इन 4 के बिना हम कोई भी ओवरवेट हो, क्लास 1 हो, क्लास 3 हो, कहीं पर भी हम सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। जो और हमारे पास है, एक है कुछ दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं अब, जो हम एज एड ऑन कर सकते हैं, जो आपके वेट लॉस को हेल्प करती हैं, ठीक है ना। अब मैं वो दवाइयों के नाम और वो इसलिए नहीं ज़्यादा लेना चाहता बिकॉज हम वो ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं है। और जैसे मैंने बताया सर्जरी के वैसे दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स हैं, सो वो दवाइयाँ सिर्फ अंडर सुपरविजन ही ले सकते हैं, राइट। अब तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज, फूड, बिहेवियर आ गया, सेकेंड आ गया दवाई। अब कुछ यंग पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको वेट लॉस चाहिए बट एक मोटिवेशन चाहिए कि वो पहले 5, 10, 15 किलो कर ले सो दैट वो अपनी एक रिदम में आ जाए। सो उनके लिए एक ऑप्शन होता है गैस्ट्रिक बलून। अब गैस्ट्रिक बलून क्या है, वो हम बेसिकली एंडोस्कोपी करके एक सिलिकॉन बलून डाल देते हैं आपके पेट में, जिसको हम पानी से भरते हैं ताकि आपको फुलनेस रहे। सो आपका खाना थोड़ा सा कम होता है, आपको सैटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है और इट कैन हेल्प यू लूज वेट टेम्परेरीली। सो वो बलून आपके पेट में 4 महीने से 1 साल तक रह सकता है। उसके साथ डाइट, एक्सरसाइज, वो हमेशा रहेंगी। डाइट, एक्सरसाइज, ये नहीं हो सकता कि कोई मैजिक पिल खाया और मैं सुबह पतला होकर उठ गया, ऐसा नहीं होगा। सो वो हमेशा रहेंगी। सो इंट्रागैस्ट्रिक बलून हो सकता है जिसको हम डाल के कुछ वेट लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आजकल स्वॉलेबल बलून भी आता है जिसको हम ओपीडी में स्वॉलो कर सकते हैं, एक्सरे में फ्लोरोस्कोप में देखते हैं वो अंदर चला जाए और उसको पानी से भर देते हैं। वो 4 महीने बाद अपने आप पेट से निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, उससे वेट लॉस हमें आ सकता है। सो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, जिसपे हमें एक्सट्रीम सर्जरी भी नहीं है, या उनका वेट इतना नहीं कि सर्जरी की जाए, या उनको डाइट से और इससे जो कि स्ट्रिक्ट के बाद भी एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो इंट्रागैस्ट्रिक बलून डाल सकते हैं। सो दीस आर 3 बिग पिलर्स: डाइट, एक्सरसाइज, ड्रग्स, इंट्रागैस्ट्रिक बलून और फिर बेरियाट्रिक सर्जरी। सो कुछ पेशेंट्स के लिए फर्स्ट चॉइस सर्जरी होगी, कुछ पेशेंट के लिए लास्ट चॉइस सर्जरी होगी जब वो ये सब फेल कर चुके हैं। सो वी विल हैव टू सेग्रीगेट पेशेंट्स।